तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज नेशन पर। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2019 में आखिर कौन वो चेहरे हैं जो किंग मेकर साबित हो सकते हैं। बात कर लेते हैं ऐसे दो महत्वपूर्ण चेहरों की जिनकी पूरे साल या फिर ये कहा जाए लगातार चर्चा होती रही है। विद्या, ये चेहरे हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। वैसे तो जम्मू कश्मीर की सियासत में ये दोनों चेहरे दो धाराओं में बहने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों के साथ आकर सरकार बनाने की कोशिश तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। जी हां, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये दोनों मतभेद बुलाने को भी तैयार हैं। किसी भी गठबंधन को ये मदद कर सकते हैं, कहा जा सकता है, इसीलिए ये हैं किंग मेकर। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा चेहरा है उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उनके नाम जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी रहा है। वो अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। हालांकि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अपने बयानों से चुनावी धार को तेज करते रहे। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा और अपना सदर रियासत होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री का ये विवादित बयान सुर्खियों में रहा। नहीं, कश्मीर में धारा 370 और 35A को लेकर भी उमर अब्दुल्ला के बयानों ने सियासत को गरमाए रखा। उमर अब्दुल्ला इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन वो करीब 2 दशक से कश्मीर और देश की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1998 में हुई, जब उन्होंने श्रीनगर से लोकसभा चुनाव जीता। 1999 में फिर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से ही सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे। 2004 में वो तीसरी बार श्रीनगर से सांसद बने और रिकॉर्ड बनाया। उमर अब्दुल्ला 2002 से 2009 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे। 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और 39 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सबसे युवा सीएम भी बने। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का मुंह देखना पड़ा। खुद उमर अब्दुल्ला 2 जगह सोनवार और बीरवाह से चुनाव लड़े, लेकिन वो सोनवार से चुनाव हार गए। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। अब उमर अब्दुल्ला की नजर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें श्रीनगर सीट पर फारूक अब्दुल्ला मैदान में है। लद्दाख सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया, जबकि जम्मू और उधमपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया। टीम न्यूज नेशन। तो ये जम्मू कश्मीर के 2 अहम चेहरे हैं। हालांकि दोनों अलग अलग धाराओं में हैं, लेकिन देखने को पिछले दिनों में नैना हमें ऐसा भी आया कि जरूरत पड़ी तो ऐसा लगा कि ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे। और बीजेपी पीडीपी का गठबंधन जैसे ही टूटा, दोनों ही पार्टियां बहुत सक्रिय नजर आई, दोनों ही पार्टी के दोनों नेता बहुत सक्रिय नजर आए, और कई बार तो इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से ये खूब चर्चा में भी रहे। बिल्कुल। और विद्या, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला, लेकिन सबसे पहले बात अगर हम उमर अब्दुल्ला की कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी भूमिका किस तरह की होगी। ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश बादल जी हमारे साथ में, उमाकांत लखेड़ा जी भी हैं। राजेश बादल जी, आप ही का सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली की अगर सत्ता की बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहने वाला है। पिछले कुछ समय की गतिविधियों की बात करें, यहां पे उठने वाले मुद्दों की बात करें, तो क्या लगता है उमर अब्दुल्ला का की अगर प्रोफाइल की अगर बात की जाती है तो कितना महत्वपूर्ण होगा उनका रुख? देखिए, अगर हम केंद्र और जम्मू कश्मीर की सियासत के रिश्ते देखें तो हम ये पाते हैं कि वहाँ 2 धड़े हैं। जो उमर अब्दुल्ला की जो सियासत है या उनके परिवार की जो सियासत है उनके दादा के ज़माने से, वो कहीं ना कहीं यूपीए लेड या कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते को मजबूत बनाती रही है। हालांकि बीच में फारूक अब्दुल्ला कुछ समय ऐसा आया था जब एनडीए के साथ गए थे, लेकिन
यूपीए के साथ उनकी एक स्वाभाविक एफिनिटी, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था वही है। लेकिन दूसरी तरफ जो महबूबा की बात करें तो वो ऐसा नहीं है। पीडीपी का कभी भी कांग्रेस के साथ इस तरह से लगाव नहीं रहा। जी बिल्कुल, कांग्रेस के सात लगाव नहीं रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इदरीस श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इदरीस, जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात होती है खूब। 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। पिछली बार अगर हम बात करें तो 3-3 सीटें बीजेपी और पीडीपी ने जीत ली थी। इस बार बीजेपी 2 और बाकी 1-1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। मुद्दे वहां के अहम होते हैं, लेकिन वहां की सीटों के आधार पर केंद्र में कुछ बहुत बदल जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन तमाम सियासी पार्टियां चाहती हैं कि श्रीनगर या जम्मू कश्मीर को साधने के लिए इन दोनों नेताओं में से कम एक नेता को अपने पाले में रखा जाए। आवाज नहीं आ रही। इदरीस तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन उमाकांत जी, ये तो स्थिति है कि वहां की 2 प्रमुख पार्टियां जो हैं उस पर नजर रहती है, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। बीजेपी ने देख लिया पिछले 5 साल में कि पीडीपी के साथ गठबंधन करके क्या हुआ, उसको क्या करना पड़ा और क्या नहीं करना पड़ा, कितनी फजीहत झेलनी पड़ी। अब क्या लग रहा है? देखिए 23 तारीख के बाद क्या आपके जो न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उनको ये बता दें, बहुत भ्रांति होती है। मैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये बता दूं साफ तौर पर कि ये भारत की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ये अलगाववादियों के साथ नहीं हैं और ये देश की मुख्य धारा में भारत के निर्वाचन आयोग के तहत जो अधिसूचना जारी होती है उसके तहत भारत के संविधान में यकीन रखने वाली पार्टियां हैं। ये मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से आपके इनके बयान तो कई बार ऐसे लगते हैं ना, कई बार ऐसे लगते हैं कि इनके बयानों से कि अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये आतंकियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकियों के जनाजे में जाते हैं, पत्थरबाजों की तारीफ करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि राष्ट्र से ज्यादा इनको अपनी सत्ता बचाने के लिए जरूरी चीजें लगती हैं। ये बात होती है। प्रधानमंत्री की भी बात करते हैं तो ये जरूर बहुत कहीं ना कहीं दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अलग तस्वीर नजर आती है। देखिए, अलगाववादी जो है, अलगाववादियों के साथ वो इसलिए कि उनको जो मुद्दे थे धारा 370 और 35A जो मौजूदा एनडीए सरकार का और बीजेपी सरकार का एजेंडा है, और अभी भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य, विशेष परिस्थिति का दर्जा देते हैं, विशेष सुविधाएं राज्य को मिलती हैं, वहाँ के नागरिकों को मिलती हैं, उनको हटाने की बात होती है। जैसे जमीन से जुड़े मुद्दे हैं तो एनडीए बीजेपी का ये मुद्दा होता है और आरएसएस का ये मुद्दा है कि धारा 370 खत्म कर देनी चाहिए। इनको, इन पार्टियों को, जो जम्मू कश्मीर की जो जमीनी पार्टियां हैं जो वहाँ की वैली की राजनीति करती हैं, उनको ये लगता है कि अगर ये मुद्दा छीन लिया गया, अगर यहाँ पर ये जो जमीन के अधिकार हैं, उनकी खरीद फरोख्त के जो अधिकार हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो विशेष परिस्थिति वाला राज्य, विशेष परिस्थिति वाले विशेष दर्जे के नागरिक की जो मान्यता है वो अगर खत्म हो गई तो हमारा जो भारत में विलय, जो जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था, वो मुद्दे बेमानी हो जाएंगी, वो बातें बेमानी हो जाएंगी। तो इसलिए ये गुत्थम गुत्था आज़ादी के बाद से लगातार चल रही है और एनडीए, बीजेपी खास तौर पर बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को बनाया है। और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ बीजेपी हिंदूवादी राजनीति करती है और राजेश बादल जी है वो कश्मीर वैली में, राजेश बादल जी, बीजेपी हिंदूवादी राजनीति करती है, लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तो ये कह चुकी है ना कि अगर आपने 370 या 35A से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो आप ये समझ लीजिए कि आप कश्मीर को खो देंगे। इतनी बड़ी बात वो कह चुकी हैं। हालांकि बीजेपी उनसे अलग है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन दोनों पार्टियों के साथ एक साथ हाथ मिला सकती है क्या? देखिए, कांग्रेस दोनों पार्टियों के साथ एक साथ नहीं मिला सकती है, ठीक वैसे ही कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम दोनों के साथ एक साथ वो नहीं जा सकती। अब अगर नहीं जा सकती तो किसके साथ कांग्रेस हाथ मिला सकती है? जैसे कि मैंने कहा कि पीडीपी के साथ तो कांग्रेस का जाना बहुत मुश्किल है। पीडीपी भले ही जैसे उमा जी ने अभी कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड बॉडी है, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, लेकिन वो अपने दायरे में कहीं अधिक आज़ादी की मांग करती है। और जब वो अधिक आज़ादी की मांग करती है
तो ऐसा लगता है कि लेकिन सर एक दिलचस्प बात है राजेश बादल जी, एक दिलचस्प बात है, और उमाकांत जी आप भी बोलिएगा। दिलचस्प बात यह है कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, चुनाव आयोग के द्वारा इनको वो किया गया है, लेकिन जब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी इनसे खिसक रही है, कहीं सत्ता छिटक रही है, तो ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं, और वहीं पर इनका विरोध शुरू हो जाता है। यही अंतर है कि देखिए अभी हमने उमर अब्दुल्ला की एक बाइट सुनी थी जिसमें 10 सेकंड की थी कि हम अपना एक अलग आइन चाहते हैं, हम अपना एक अलग संविधान चाहते हैं। ये उमर अब्दुल्ला की बाइट अभी अभी हमने सुनी है, लेकिन ये केवल चुनावी है। उमर अब्दुल्ला के परिवार में जब वो, क्योंकि उनको देखना होता है कि अगर उनको स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी का मुकाबला करना है तो उन्हें भी आजादी की बात करनी पड़ती है। पीडीपी सत्ता में रहे या ना रहे, वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ जाने की बात करती है, हमेशा से अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति दिखाती है, हमेशा से उनके खिलाफ मामलों दर्ज लेने की वापस लेने की बात करती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो जो राज्य में हिंसा फैला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे समर्थन देते हुए नजर आती है। जब वो सत्ता में नहीं रहती है तब भी उसकी व्यवहार और गतिविधियां वही रहती है। अब्दुल्ला परिवार के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। फारूक अब्दुल्ला तो कई बार संस्कृत के श्लोक और गायत्री मंत्र गाते हुए दूसरे भारतीयों से कहीं ज्यादा बड़े भारतीय नजर आते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है। नहीं, उनके पिताजी भी तो सर, उनके पिताजी की भूमिका अहम थी। हाँ, लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ भी कांग्रेस के बड़े खट्टे मीठे रिश्ते रहे। हाँ। एक दौर ऐसा आया था जब नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को भी जेल में डाला था। हाँ। लेकिन अभी जिस तरह से, लेकिन अगर बात हो वो पीडीपी के भी साथ में अगर यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं तब जरूर मंशा पर सवाल खड़ा हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम कहते हैं कि दोनों अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन जब बात अगर केंद्र की सरकार की आती है, जैसे एग्जिट पोल्स के नतीजे की बात आई, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब वो वक्त आ गया कि इन सारी चीजों से कट ऑफ कर लिया जाए। यानी कि वो जैसे वो ये मान रहे कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तब फिर एक साथ में दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए इतिहास अपने को दोहराता है। हम एक बार देख चुके हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार एनडीए के साथ में रहे थे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि तब एनडीए के साथ जो बड़ा अम्ब्रेला था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे चेहरे भी थे। एक छोटा सा कमेंट उस पर बाद ब्रेक पर जाना है सर प्लीज। देखिए मैं आपको अभी बता, जब वहां की राजनीति की बात होती तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 6 सीटों में से 3 सीटों पर 4 सीटों पर समझौता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस के साथ समझौते में इस बार चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। एक बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, और दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई भी केंद्र में कोई गठबंधन बनेगा, मुझे नहीं लगता कि एनडीए गठबंधन के साथ ये दोनों पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि वो एक बैलेंस बना के रखेंगी, क्योंकि उनको अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ कोई मिलने वाला, उनको लड्डू मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपनी जो कंस्टिट्यूंसीज है, अपना जो जनाधार है, उसको बचाए रखना है और उसके बीच में उनको रास्ता निकालना है अपनी राजनीति का। बिल्कुल सर, चलिए ये तो बात हो गई उमर अब्दुल्ला की, लेकिन अपने बयानों से, अपने बेबाक बयानों से हमेशा चर्चा बटोरती रही हैं महबूबा मुफ्ती भी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो 19 के 19 दिग्गजों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अभी बात हो रही है महबूबा मुफ्ती की। जी हां, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन हमेशा से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रही। कभी बीजेपी की साथी रही विद्या, तो अब बीजेपी के खिलाफ भी वो खड़ी हुई नजर आती है। बिल्कुल, इदरीस हमारे साथ जुड़ गए हैं। इदरीस, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल के नतीजे, तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि पीडीपी और एनसी दोनों लगभग एक सीट पर रहने वाली है, जबकि बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि केंद्र में क्या इनकी भूमिका हो सकती है? कौन सी सियासी दल के साथ ये अपनी नजदीकियां ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम दोनों पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस के साथ ही ऐसा लग रहा है कि ये सरकार को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो दोनों पार्टीज इस वक्त एनडीए के खिलाफ बोल रही हैं। हालांकि पिछली बार भी इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग में ऐसा ही हुआ था कि एनडीए के खिलाफ बोल रही थी दोनों पार्टीज, पर जब सरकार बनाने की बात आई तो महबूबा मुफ्ती ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया था। और अब अगर हम देखें सिचुएशन जो है बहुत बदल गई है। वोटिंग जो हुई है वो इस बिना पर हुई है क्योंकि पीडीपी
पीडीपी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा रिजेंटमेंट बीजेपी के साथ कोएलिशन करने के बाद हुआ था, जिसकी वजह से अब उनको शायद एहसास हो गया है कि उनके लिए सेफ जोन जो है वो हमेशा कांग्रेस ही रहेगा। और इसीलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज, हालांकि प्री पोल अलायंस की अगर हम बात करें तो फ्रेंडली मैचेस जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुए हैं, और पीडीपी ने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की थी। हालांकि जो उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े किए थे। बिल्कुल इद्रिस, और हमारे साथ अभिलाष खांडेकर जी भी हमारे साथ में हैं। अभिलाष जी, जिस तरह की अगर तस्वीर की अगर हम बात करें, चाहे बात आर्टिकल 35A की हो, अनुच्छेद 370 की हो, लगातार खिलाफत भी देखने की मिलती रही है, खासतौर से महबूबा मुफ्ती की। एनडीए के हमेशा खिलाफ में, चाहे बात उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें तो एनडीए बहुमत के साथ में नजर आती है। अब क्या भूमिका होगी, क्या तस्वीर बन सकती है? देखिए, धारा 370 के मामले में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना स्टैंड रहा है कि उसके मामले में वो उसको हटाने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने महबूबा के साथ में सरकार भी बना ली थी। उसके कारण उनका जो रिकॉर्ड था उसमें बहुत कुछ दिक्कतें आई। कायदे से उनको वहाँ कश्मीर में बनाना नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ये कहते पाए गए कि जब तक कश्मीर वो अंदर से बाहर से समझ नहीं लेते हैं तब तक उनको उस पूरे प्रांत की पूरी समझ नहीं आएगी। उसकी राजनीति समझने के लिए उनको किसी से हाथ मिलाना था, वैसा उन्होंने मुफ्ती से मिला लिया। लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट निकली। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि उनसे हाथ मिलाने, मतलब सरकार से गिराने के उसके पहले उन्होंने सरकार गिरा दी। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से समझ में आया है, कुल सुलझाने की स्थिति में है कि नहीं है, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो रही बात कानूनी उसकी, तो वो तो बाद में आ सकता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वहाँ के लोगों का जीतना है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। उसके कारण बहुत सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सीटें तो यूँ कम है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और उसके आसपास के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कश्मीर को सुलझाने की बात पिछले 70 वर्षों में ये आरोप लगे कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल मिलने के बाद में उन्होंने कुछ किया हो। उन्होंने बहुत वर्षों बाद गवर्नर जरूर वहाँ के बदले वहाँ के लोगों से बात करने की, लेकिन कितना विश्वास वहाँ के लोगों का जीत पाएगी एनडीए सरकार। लेकिन मेरा मानना है कि यदि सरकार आती है वापस उसमें, तो उनको धारा 370 के ऊपर निश्चित रूप से कोई निर्णायक स्थिति में जाकर 5 साल निकल गए, वादे निकल गए, उसके बाद अब जनादेश आने वाला है, यानी कि रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में ये दो बड़ी शख्सियतें, या कहें कि इनकी दो बड़ी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में हैं, उनका क्या रुख रहेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा।